जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। एक डाउट जो बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है वो ये है कि क्या हमें एनसीईआरटीज पढ़नी जरूरी है, कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, हमने आपका कोर्स एनरोल किया उसके बाद भी क्या हमें एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, या हमने कहीं और से तैयारी करी, कोर्स पढ़ा, सारा स्ट्रक्चर तरीके से पूरी अपनी लर्निंग कंप्लीट करी, क्या उसके बाद भी हमें एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए। तो इन सवालों का जो है मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा और बहुत ईमानदारी के साथ। और वो सारी चीजें जो आपके मन में डाउट है, देखो ये जो सवाल है ये मेनली दो कारणों की वजह से हो सकता है। एक जेन्युइन कारण है कि हम अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज हम बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा चीजों को रिवाइज करना। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यार छोड़ो यार, एनसीईआरटीज पढ़ना थोड़ा बोरिंग होता है और उसको क्यों करना, मतलब लाइक अगर हम सुन लें, लेक्चर सुन लें तो उससे हमारा काम चल जाए। दोनों ही कारणों का अपना अपना सही है, इसमें कोई जजमेंट वाली बात नहीं है, गलत या सही की बात नहीं है। बट देयर आर सम एनसीईआरटीज जिसमें से कि क्वेश्चन सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो कहानी है, वो जो फैक्ट्स हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही एनसीईआरटीज में मिलते हैं। आपने पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स पढ़ लिया, पर जनरली हो सकता है कि वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या वो सेट ऑफ व्यू पॉइंट आप मिस कर रहे हैं अपने रेगुलर लेक्चर्स में। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल से चीजों को क्लियर कर लेते हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है जी, रियायतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। अब इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं, किसने शुरुआत करी, इसके पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे, और इस तरीके से कहानी। बट जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, जैसे 12th क्लास की जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एक एनसीईआरटी 3 पार्ट्स में दी हुई है, थीम 1, थीम 2, थीम 3। और जब थीम 3 का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक पर्सपेक्टिव, अलग पर्सपेक्टिव है। उसमें एक्चुअल की स्टोरी बताई हुई है कि राजा है बंगाल रीजन में, जैसे बुरहानपुर का या कहीं अलग जगह का, और वो किस तरीके से, अब एक कह लीजिए राजा है, वो अपनी जमीन बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो जमीन अंग्रेजों के हाथ में चली जाए, रेंट वो पे नहीं कर पाया, तो वो तरीके ढूंढ रहा है, जो कि स्वाभाविक है उसके पर्सपेक्टिव से। अगर आप सोचेंगे तो वो स्वाभाविक है कि अपनी लैंड को वो प्रोटेक्ट करना चाहेगा। तो क्या माध्यम उसने लिए। अब ये एक प्रैक्टिकल स्टोरी है, तो ये स्टोरी जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर उसका जो एक कह लीजिए अंतर्द्वंद है वो चीजें समझ आएंगी। फिर उसमें जब आप आगे जाएंगे, उसमें मॉडर्न सिटीज कैसे डेवलप हुई, कैलकाटा आया, मद्रास आया, बॉम्बे आया। अच्छा, जब ये सिटीज आई तो धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होना शुरू हुआ, महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी, घर की चारदीवारी से बाहर जाकर काम करने लगी। तो शुरुआत में उन महिलाओं को कैसे देखा जाता था, समाज में क्या धारणा थी उनको लेकर, और क्या क्या जो है उसको लेकर मूवीज या उस समय के जो प्लेज हैं या उस समय का कल्चर है, अल्टीमेटली जो थिएटर, सिनेमा, वो क्या है, वो कितना सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। इन अ वे सोसाइटी से प्रभावित है और सोसाइटी को प्रभावित भी करता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो कहानी के रूप में चीजें हैं, ये आपको वहां पर मिलती है। तो इसलिए जो है कुछ कुछ एनसीईआरटीज पढ़ने से आपको एक जो क्लैरिटी है, अगर आपने बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया है और आपको लग रहा है कि अब मैं और क्या कर सकता हूं, तो उस केस में ये एनसीईआरटीज पढ़नी आपको काफी मददगार होंगी। ठीक है जी। मैं इसमें कुछ कुछ राइडर भी लगाऊंगा जो कह लीजिए आपको हेल्प करेगा। मैं एक एक करके आपको लिस्ट बताता हूं। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है, जिसमें 3 बुक्स हैं, 3 पार्ट्स हैं ब्रदर, थीम 1, थीम 2, थीम 3, मैंडेटरी रीडिंग है। मतलब अब एक तो है कि रेकमेंडेड है, एक है मैंडेटरी, पढ़नी ही पढ़नी है। आपने कहीं से भी कोर्स पढ़ा है, आपने सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रखा है 2 बार 3 बार, तो भी पढ़नी है। आपने इंटरव्यू दे रखा है सिविल सर्विसेज का, वो लगता है मेरी तो तैयारी बहुत तगड़े लेवल पे, तो भी पढ़नी है आपको ये बुक्स। मतलब दिस इज वेरी गुड बुक्स, ठीक है, शुड बी रेड, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है जी।
नेक्स्ट जो है मैं आता हूं 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी। देखो 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी को लेकर जैसे पॉलिटी को लेकर हम कहते हैं कि जी एक बुक है लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ऑब्वियसली सारी बुक नहीं पढ़नी है लक्ष्मीकांत भी, खैर वो अलग एक स्टोरी हो जाएगी, बट ज्योग्राफी के लिए ना जो एनसीईआरटी 11-12 की जो 4 बुक्स हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब जरूरी नहीं है कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही मतलब उसी में से सारे क्वेश्चन आ जाएं, पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। खासकर 12th क्लास की जो 2 बुक्स हैं, बहुत सारे बच्चे अगर आप देखोगे ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, मैं उनके लिए भी बता देता हूं, उनका बहुत ज्यादा फोकस फिजिकल ज्योग्राफी पे रहता है। अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस, है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, इन सारी चीजों, लैंड फॉर्म्स, इस क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल हैं, ज्यादा टेक्निकल हैं, तो इस पे हमारा ज्यादा फोकस हो जाता है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उसको हम सोचते हैं अरे ये तो थोड़ा मतलब ऐसे रैंडम सी चीजें हैं, पर उसमें से क्वेश्चन पूछता है और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है, और वो बहुत स्कोरिंग भी है, कम एफर्ट ज्यादा रिवॉर्ड है। तो इसलिए अच्छा उसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये बहुत बढ़िया से दिया हुआ है आपका। और इसमें लाइक इकोनॉमी का भी कुछ पार्ट कवर हो जाता है ना, जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीजें जिसको हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट देखें तो बहुत सारे डिसिप्लिन से, सोशियोलॉजी से भी कुछ लेता है वो, इकोनॉमी से भी कुछ पार्ट्स बोरो करता है। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट बनता है जियोग्राफी। जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ। तो स्टडी ऑफ अर्थ में सिर्फ ये नहीं है कि वो लैंडस्केप कैसे बना, वहां पर रहने वाले लोग, वहां पे रहने वाले जानवर, जो इन्वायरमेंट है वो भी। तो इस तरीके से 12th क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री है वो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। उसको मैंडेटरी रीडिंग में भी आप रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी पे हमारा ज्यादा फोकस हो जाता है, वी टेंड टू अवॉइड द ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट। आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैं वो बता रहा हूं जो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, मैंडेटरी है। मैं कहने के लिए 6 to 12th भी ले जा सकता था, एक जनरल के 6 to 12th पढ़ लो, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूं जो बहुत अच्छी बुक्स हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में एक बुक जो मैंडेटरी रीड है वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स, 12th क्लास की है बुक। अब ये बुक क्यों है? अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखोगे सीडीएस, सीएपीएफ का, सिविल सर्विसेज का, एनडीए का, जो यूपीएससी के एग्जाम है, इवन स्टेट सिविल सर्विसेज के, यू विल सी दैट आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन काफी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को, हमारी पॉलिटिक्स को, हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके बारे में आपको एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है, जैसे सिक्योरिटी। अब बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ना आपका विजन को थोड़ा ब्रॉड करता है। यूनाइटेड नेशंस क्यों आया? अब जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आप कहते हैं जी ब्रिक्स है। अब ट्रम्प भाई साहब ब्रिक्स को लेकर बार बार हमला करते रहते हैं कि ये ब्रिक्स ठीक नहीं है, यूएस के अगेंस्ट है। तो क्यों? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 ऑर्गेनाइजेशन आई, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड बैंक में 80 साल से, जब से वर्ल्ड बैंक बना है, उसमें एक भी प्रेसिडेंट नॉन यूएस सिटीजन नहीं है। मतलब 80 ईयर्स में जितने भी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जिन्होंने इनको हेड किया है, वो अमेरिकन सिटीजन्स रहे हैं। बीच में एक बार ऐसा हुआ है कि कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट रहा है, वो यूरोपियन सिटीजन था, वो भी डेढ़ 2 महीने के लिए। 80 साल से एक भी नॉन यूएस सिटीजन, एक वो फिर वो चाणक्य वाली बात आ गई, ही हु कंट्रोल्स द पर्स कंट्रोल्स एवरीथिंग। जिसके हाथ में पैसा है, जो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, वो है कहीं ना कहीं रूलर। मतलब एक एक जैसे हम कहते हैं कि ये रूलर है, ठीक है, ये शक्तिशाली है। तो उस शक्तिशाली होने में 2-3 जो एस्पेक्ट्स आते हैं, वो एक तो है कि जी पुलिस, मिलिट्री, ठीक है, ये पावर है। दूसरा इकोनॉमी, पैसे का कंट्रोल। ठीक है, वो रूलर तभी रूलर कहलाएगा जब उसके पास पैसे का कंट्रोल है। तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू अमेरिका कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है।
क्लियर? अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को लगे नहीं नहीं अजय बांगा जी तो हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आजकल, वो यूएस सिटीजन ही है। सिमिलरली आईएमएफ के अभी तक जितने प्रेसिडेंट हुए हैं या चीफ हुए हैं वो यूरोपियन सिटीजन हुए हैं, कोई भी नॉन यूरोपियन सिटीजन आईएमएफ का प्रेसिडेंट नहीं रहा। मैं यहां पे आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये बुक पढ़ के ना वो सारी चीजें, वो सारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। वो जो इंफॉर्मेशन है जो मतलब ना बड़े फन तरीके से दी गई है, उससे आप जब ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे, प्रॉब्लम कहां आती है कि आप खोलते हैं जो स्टैंडर्ड ल्यूसेंट या और कोई बुक और फिर आप ना वो इंफॉर्मेशन पढ़ना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ईयर, ठीक है, इसके मैंडेट, इसमें 5 ऑर्गेनाइजेशन है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा। अब इससे क्या हो रहा है, आप रट रहे हैं चीजों को और इट इज प्रूव्ड कि जितना ज्यादा रटोगे उतना भूलते जाओगे। जब आप एक चीज को समझ लोगे, उसका एक कहानी के रूप में, मैं मेरा मतलब मेरे लेक्चर्स में भी मैं बहुत फोकस करता हूं कहानी कहानी, स्टोरी स्टोरी। ट्राई टू मेक अ स्टोरी, ट्राई टू थिंक थिंक अ पर्टिकुलर टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। जब आपने एक बार वो कर लिया ना, थोड़ी मेहनत है उसमें, प्रॉब्लम क्या आती है, हम शॉर्टकट चाह रहे हैं, पर एक बार हमने वो कर लिया ना तो बहुत चीजें आपको इंटरनलाइज हो जाएंगी। यू डोंट हैव टू मग अप दोज थिंग्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्वेश्चन जैसे आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे दी, फिर उसको बोला कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। फिर बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर देखो इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने ये बुक पढ़ी होगी तो आपको वो क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं लगेगा, आपको वो लॉजिकल लगेगा। अगर यूरोपियन कमीशन कब बना, यूरोपियन यूनियन कब बना, या ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन आशियान कब बना, तो ये आपको ना वो कहानी समझ आएगी कि 1967 में ऐसा क्या हुआ कि आशियान बना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यूरोपियन यूनियन 90s में जाके एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनी, उससे पहले एक कम्युनिटी बनी। तो वो क्यों बनी, वो समझ आ गया तो बहुत सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बुक आपकी वो करती है। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली जो है वो बुक्स रेकमेंड कर रहा हूं, जो विच आई हैव पर्सनली रेड, और आई रियली लव दिस बुक्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, ये एज सच एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाए इसमें से क्वेश्चन नहीं, पर अगेन जो आज का कंटेक्स्ट है, जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स पढ़ते हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस का जो प्रोसेस है, इसको इसको जो पढ़ना है, एक तो है कि भाई हाँ ये आर्टिकल ये कहता है, इस आर्टिकल में ये लिखा है ना, वो उसमें रटने में लगे हुए हैं। जब आप इस बुक को पढ़ लोगे, अगेन वो आपको कहानी समझ आ जाएगी। जब कहानी समझ आ जाएगी तो आप ना वो रिलेट कर पाओगे, अच्छा हाँ उसमें ये लिखा था, अच्छा ये आर्टिकल उससे रिलेट, अच्छा ऐसे रिलेट हो रहा है, अच्छा ये चीज हो रही है। अब जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में आया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, क्यों आया, क्या ऐसी सिचुएशन, कुछ सिचुएशन बनी होगी ना, सरकार एकदम सडनली उठ के कि हाँ जी अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ लाएंगे, कुछ रीजन रहा होगा, कुछ पीछे बैकग्राउंड में कहानी चल रही होगी, वो बैकग्राउंड की कहानी समझ आ गई तो चीजें पकड़ लोगे आप, ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगेन अ वेरी गुड बुक, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड, ठीक है। ये तीनों ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब ये अगेन ये वाली बुक जो है मैंडेटरी रीड फ्रॉम माई साइड। ये दोनों बुक्स भी स्ट्रांगली हाईली रिकमेंडेड बुक्स, ठीक है जी। आपके वो पर्सपेक्टिव को, इंडियन पॉलिटी को याद रखने में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करेगा। साइंस के लिए 9th 10th की साइंस है, उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ सच है नहीं है। एक 10th क्लास की, अगर आप बायोलॉजी में वीक हैं, स्पेसिफिकली बायोलॉजी में वीक हैं, तो 10th क्लास की आईसीएससी बोर्ड की बायोलॉजी, उसके सर्टन चैप्टर्स, क्योंकि आईसीएससी बोर्ड में थोड़ा सिलेबस एक्सटेंसिव रहता है, ज्यादा एलेबोरेट रहता है। वो स्टूडेंट जो इंजीनियर हैं, जिन्होंने वो 10th में या कॉमर्स के या आर्ट्स के जिन्होंने बायो पढ़ा था, उसके बाद उनके लिए मतलब जो है बिल्कुल बायो बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है। जिनको बायो का बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सेल वाला चैप्टर में भी उनको पसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स वो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देगा, ठीक है।
वो थोड़ा स्पेसिफिक मैं टॉपिक बता रहा हूं। बाकी 9-10 साइंस है, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो सीएपीएफ सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ये सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में साइंस पूछता नहीं है, उसमें साइंस टेक पूछा जाता है। इकोनॉमी के लिए सॉरी टू से कोई एक्चुअली बुक है नहीं है एनसीईआरटी की, क्योंकि जिसको मैं कहूं कि यार ये एनसीईआरटी की ये बुक पढ़ लो, रिकमेंडेशन कह सकता हूं। जैसे 10th क्लास की इकोनॉमी है की बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो बहुत छोटी सी बुक है, 5-6 चैप्टर है शायद आई थिंक, और उसमें आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पर सच में ये नहीं कह सकता कि इकोनॉमी उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, या इवन 11th-12th की मैक्रो माइक्रो भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है उस लेवल पे। अच्छी बुक्स हैं, उसके सिलेक्टिव टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, रिकमेंडेशंस में है, पर ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि हाँ भाई वो पढ़नी है। इकोनॉमी के लिए कोई एनसीईआरटी एक बुक सजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, या एक या इवन 2 बुक्स भी सजेस्ट करना जिसमें मैं कहूं कि आपका ब्रॉडली इकोनॉमी कवर होगी, या बहुत बेस लेवल पे कवर हो गया। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं दी हैं, और विदाउट एग्जांपल इकोनॉमी को समझना मतलब अपने आप में बहुत हरकुलियन टास्क है। एक बुक जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है वो है संजीव वर्मा सर की बुक है। मैं खुद उनसे पढ़ा हूं, संजीव वर्मा सर से। अब वो इस दुनिया में नहीं है, बट वो बुक जो है उनकी बहुत ही इजी रीड है, बहुत सिंपल टू रीड है, और बहुत आसानी से उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है कुल मिला के कहानी, और दैट्स ऑल। आई थिंक मैंने थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी दी है उन बच्चों के लिए जो बार बार जिनका ये डाउट रहता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तो भाई ऐसा है कि 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंडेटरी रीड है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मैंडेटरी रीड है, 12th क्लास की ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो उसको भी आप मैंडेटरी रीड में मान लो, क्योंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते ही नहीं है और उसके क्वेश्चन रहते हैं पेपर में। और बाकी जो 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक्स हैं, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ये हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं। इसके अलावा जो एनसीईआरटीज हैं, हाँ एक आर्ट एंड कल्चर की मैं आई एम रियली सॉरी आई फॉरगेट टू मेंशन इंडियन आर्ट एंड कल्चर पार्ट 1, ठीक है, वो भी एक हाईली रिकमेंडेड बुक है, क्योंकि वो भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जिसमें आजकल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, और जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं, तो वो वाली चीजें आपकी वहां पे कवर होंगी। तो इसके अलावा बाकी जो एनसीईआरटीज हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा भी एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है, बट वो एक क्या है कि आपका बेस तैयार कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, आई वाज इन 3rd ईयर ऑफ माय कॉलेज, व्हेन आई थॉट कि हाँ मैं उसको पढ़ना है, मैंने स्टार्टेड विद एनसीईआरटीज, ठीक है, लाइक टुक द गाइडेंस फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल कि हाँ जी एनसीईआरटीज पढ़ो। तो मैं शुरुआत में, अब क्या है 10th तक के बाद आप साइंस फील्ड में आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो पूरा वो आर्ट्स के सब्जेक्ट से नाता टूट गया। तो मैं ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज है बिल्कुल बेसिक वाली, उसको ले जाता था लाइब्रेरी में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की लाइब्रेरी, वहां सो के वापस आ जाता था, क्योंकि मेरे को बेसिक चीजें नहीं क्लियर हो रही थी तब। क्योंकि एकदम होता ना, आप याद ही नहीं कर पा रहे कि क्या था कैसे था, और बहुत हैवी लग रही थी वो बुक्स। तो अगर आप उस कंडीशन में हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज में हैं, या 11th-12th में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं 6, क्योंकि एकदम आपके लिए 11th-12th की एनसीईआरटीज पढ़ के सारा ग्रास्प कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको वो लग रहा है कि मैं उस लेवल को नहीं समझ पा रहा हूं, तो 6 से फिर आप शुरू कर सकते हैं। ये मैंने जो बुक्स बोली हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है, एग्जाम दे दिया है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी उनका एक डाउट रहता है कि एनसीईआरटीज हमें पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये एनसीईआरटीज पढ़ लो यार, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, पर आपको यू विल नॉट रिग्रेट रीडिंग दीज एनसीईआरटीज, दिस माइट प्रॉमिस टू यू। ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।